एक नए कंसेप्ट के साथ आज आपके सामने फिर हाजिर हैं और वो नया कंसेप्ट होगा फ्री बॉडी डायग्राम का। जब हम मैकेनिक्स में कोई सवाल लगाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है और सवाल आसानी से लग जाता है। तो इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक फोर्सेस हैं, जैसे वेट, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ऐसे कई फोर्सेस हैं। तो पहले बेसिक फोर्सेस की समझ हमारे पास होनी चाहिए। तो आइए पहले हम उन बेसिक फोर्सेस की चर्चा करेंगे। कौन कौन से फोर्सेस हैं इसमें? जो बेसिक फोर्सेस हैं, पहला है वेट। तो जब भी हमको किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है तो हम उसका वेट दिखाते हैं mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपको ये पता होगा, लेकिन इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे। दूसरा है आपका नॉर्मल रिएक्शन। जब भी दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट सरफेस पे दोनों बॉडीज एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाती हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन को भी देखेंगे, टेंशन फोर्स को भी देखेंगे और हम स्प्रिंग फोर्स को भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर इन्हीं चारों पे बेस्ड होगा। तो ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस आपको सिखाएंगे, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको सिखाएंगे। तब आइए चलते हैं, एक एक करके आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले आ गया वेट ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है? देखिए, जैसे ये आपका अर्थ है, यहां पे एक सेब है, तो अर्थ जिस फोर्स से इस सेब को खींचेगी अपने सेंटर की तरफ, वही फोर्स कहलाएगा उस सेब का वेट। ये जो आदमी खड़ा है ये ऑब्जर्वर है, हम इसके वेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो सेब है उसके वेट की बात कर रहे हैं। तो हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो जिस फोर्स से खींचती है अपने सेंटर की तरफ, वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने एक सेब लिया है और यहां पे आदमी खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है, एक देख रहा है, दृष्टा है। तो इस सेब को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचेगी, वही फोर्स इस सेब का वेट कहलाएगा। और ध्यान से देखिएगा, जो वेट का डायरेक्शन होगा ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां देखिए, अगर आपका सेब यहां है और देखने वाला यहां है, तो ये ना कहिएगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा। वेट हमेशा किधर लगता है? अर्थ की सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग मैकेनिक्स में जब भी कभी वेट दिखाते हैं तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं, mg और नीचे एरो बनाते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट दिखाते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि देखिए, क्या ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है? नहीं है। वेट हमेशा किधर लगता है? अर्थ के सेंटर की तरफ। तो अब ध्यान से देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते क्यों है। देखिए, मान लीजिए आप हैं, आप यहां खड़े हैं, ऑब्जर्वर है, और यहां सेब है, तो सेब को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, तो आपको क्या लगेगा? जो वेट का डायरेक्शन है वो आपके पैरों की तरफ है। देखिए, वेट का डायरेक्शन आपके पैरों की तरफ है। अब मान लीजिए आप यहां खड़े हो अर्थ पे, तो जब भी आप अर्थ पे खड़े होंगे तो अपने पैरों के जरिए खड़े होंगे, सर के बल तो खड़े नहीं होंगे। तो चूंकि देखिए पैर से ही खड़े हैं, तो जो आपको ये वेट दिखेगा, आपको किधर दिखेगा? अपने पैरों की तरफ। आदमी जहां पर भी होता है तो उसका पैर उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखता है, इसीलिए इससे कहा जाए वेट किधर है, तो ये कहेगा वेट हमारे पैरों की तरफ है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहेगा। ये कैसे कहेगा? ये कहेगा वेट जो है हमारे पैरों की तरफ है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप जब भी खड़े होंगे तो जो वेट का डायरेक्शन आएगा आपके पैरों की तरफ आएगा, तो जो आपके पैर हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में हम वेट को किधर दिखाते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अर्थ हर पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ खींचती है और जिस फोर्स से अर्थ खींचती है अपने सेंटर की तरफ, उसी को वेट कहा जाता है। वही बात यहां पे लिखी हुई है, देखिए, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जो मैंने समझा दिया वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट एक फोर्स है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट इज W इज इक्वल टू mg। यह आप जानते हैं, छोटे क्लासेस में आप इसको पढ़ चुके हैं, W इज इक्वल टू mg। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसका डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। इन फ्री बॉडी डायग्राम वेट इज ऑलवेज शोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग जब भी मैकेनिक्स में किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अभी फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है डिटेल में चर्चा करेंगे, तो उसमें वेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं, कारण हम बता चुके हैं। आगे देखिए, वेट ऑफ ए बॉडी ऑलवेज एक्ट्स एज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी।
तो जो वेट होता है किसी बॉडी का, तो एक पॉइंट पे एक्ट करता है mg, तो वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी आप खाली इसको जानने के लिए जान लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही वेट लगता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं वेट और मास एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए मास क्या है, ये देखिए, मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी व्हाइल वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर है और वेट क्या है, फोर्स है। दोनों अलग अलग चीज है। मास होता है m, वेट होता है mg, इसीलिए दोनों की यूनिट भी अलग अलग होती है। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम व्हाइल द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो बच्चों हमको वेट के बारे में आपको इतना ही बताना था, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे आपसे। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों। अब आइए आगे चलते हैं। अब हम आपसे नॉर्मल रिएक्शन डिस्कस करने चल रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, तो पहले साधारण भाषा में आपको समझा देते हैं। जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, टच करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये एक दूसरे को दबाते हैं। देखिए ऊपर वाला जो है नीचे वाले को दबाता है और नीचे वाला ऊपर वाले को दबाता है, और सेम फोर्स से दबाते हैं। तो जिस फोर्स से एक दूसरे को पुश करते हैं उसी फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वजूद में, एग्जिस्टेंस में केवल तभी आएगा जब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा। जैसे कांटेक्ट छूटा तो नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन में दोस्तों पहला पॉइंट देखिए, अ कांटेक्ट फोर्स। देखिए यहां पे लिखा है कांटेक्ट फोर्स। आपको बताया गया कि जब दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होगा तभी ये वजूद में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा। परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा कांटेक्ट फोर्स जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, कांटेक्ट सरफेस के, तो उसी को नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है। देखिए यहां पे एक किताब था जो टेबल पे रखा हुआ था। यहां पे जो डायग्राम दिखाया गया इसमें किताब और टेबल को अलग अलग दिखाया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है, टेबल से सटी हुई है। यहां पे एक कांटेक्ट सरफेस है, मैं इसको दिखा देता हूं। ये किताब के बॉटम का कांटेक्ट सरफेस है और ये टेबल के टॉप का कांटेक्ट सरफेस है। ये दोनों छू रहे हैं एक दूसरे को। कांटेक्ट होने की वजह से ही नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्टेंस में आता है। तो एक दूसरे से कांटेक्ट बना रहे थे। ये जो दोनों पॉइंट देख रहे हैं ब्लैक डॉट, वो एक ही पॉइंट है, जानबूझ के अलग दिखाया गया है ताकि हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको समझा सके अच्छे से। तो देखिए, तो जिस फोर्स से किताब को टेबल धक्का देगा, एग्जैक्टली उसी फोर्स से किताब टेबल को भी धक्का देगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन। ये कौन लगाया, ये टेबल ने लगाया। किस पे लगाया, किताब पे। ये कौन लगाया, ये बुक ने लगाया। किस पे लगाया, टेबल पे। और हमेशा नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, जो कांटेक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो वही लिखा गया है, अ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अब मान लीजिए टेबल टेढ़ी हो जाए, यहां देखिए, तो ये नहीं है कि ये हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, नहीं, ये हमेशा जो कांटेक्ट सरफेस है, मैं कांटेक्ट सरफेस बना देता हूं। ये देखिए, एक कांटेक्ट सरफेस ये है, एक ये, मतलब दोनों एक ही है, अलग अलग दिखाया गया है आपका। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो जितना फोर्स टेबल लगाएगी बुक पे उतना ही फोर्स बुक लगाएगी टेबल पे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल ऑफ द कांटेक्ट सरफेस। तो जो कांटेक्ट सरफेस है, मैं यहाँ डायग्राम में दिखा देता हूँ। कांटेक्ट सरफेस, एक कांटेक्ट सरफेस ये है और दोनों एक ही कांटेक्ट सरफेस से अलग अलग दिखाया गया है। तो एक ऐसी लाइन जो दोनों कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो, देखिए यहाँ डायग्राम में, तो वो कहलाती है कॉमन नॉर्मल। कॉमन मतलब दोनों, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल एक मैथमेटिक्स का शब्द है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कॉमन नॉर्मल के अलांग लगेगा। कांटेक्ट सरफेस पे जो कॉमन नॉर्मल खींच सकते हैं उसके अलांग लगेगा, जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज पुशेस द बॉडी। ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ये किताब को पुश कर रहा है कि नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन टेबल को पुश कर रहा है कि नहीं। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है ये पुशिंग फोर्स है, बॉडी को पुश करेगा, धक्का देगा। फोर्स दो ही प्रकार के होंगे, या तो पुल करने वाले फोर्स, खींचने वाले फोर्स, या धक्का देने वाले फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ये पुश करने वाला फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
व्हेन बॉडीज लॉस कांटेक्ट द नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो। अभी हम आपको बता रहे थे नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्टेंस में केवल तभी आएगा जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में रहेंगी। जैसे कांटेक्ट छूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहां पे जानबूझ के अलग अलग दिखाया गया है ताकि हम फोर्सेस को क्लियरली दिखा सकें। नॉर्मल रिएक्शन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आपके लिए हमने 2 लेक्चर ले लिया है न्यूटन्स लॉज में। पहला लेक्चर लिया था फोर्सेस का और दूसरा लेक्चर लिया है न्यूटन के तीनों लॉज का। तो वो दोनों वीडियो जिसके पहले हमने डाल दिए हैं वो आप जरूर देखिएगा और उससे आपको काफी फायदा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन में मुझे इतना आपको बताना था और उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद हम आपसे टेंशन डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब आइए आपको लेके चलते हैं टेंशन समझाने। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, आइए देखिए यहाँ पे। तो टेंशन फोर्स, टेंशन भी एक फोर्स है। अब टेंशन फोर्स होता क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे एक ब्लॉक है, हमने रस्सी से इसको बांध लिया। अब जब रस्सी से इसको बांध लिया तो हम अपनी तरफ खींचेंगे इसको, मान लीजिए खींचते, रस्सी टाइट हो गई। तो जब रस्सी टाइट हो जाएगी, तन जाएगी, तो ये ब्लॉक उससे अटैच है कि नहीं, रस्सी से। यहां देखिए, यहां पे जुड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, तो रस्सी से अटैच है। तो वो जो रस्सी है इस ब्लॉक को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी। रस्सी ब्लॉक को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी, उसी फोर्स को टेंशन फोर्स कहा जाता है। तो जब भी कोई ब्लॉक है किसी स्ट्रिंग से, किसी रस्सी जैसी चीज से अटैच्ड है, तो जब आप रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी टाइट हो जाएगी। तो रस्सी टाइट हो जाएगी तो अपने साथ ब्लॉक को खींचेगी पकड़ के किसी फोर्स से। तो उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, टेंशन फोर्स। ये पुल करेगी, खींचेगी, धक्का नहीं देगी, इसीलिए टेंशन जो है पुलिंग फोर्स होता है। अभी हम आपको बताएंगे ये पुल करने वाला फोर्स होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहां पे देखिए रस्सी को खींच के टाइट कर दिया गया है। तो रस्सी जिस फोर्स से इस ब्लॉक को खींचेगी वही फोर्स टेंशन फोर्स कहलाएगा। यही एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया गया है। आप खींच रहे हैं, रस्सी टाइट हो गई है, रस्सी क्या कर रही है, ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है किसी फोर्स से, उसी को टेंशन फोर्स कहा जाता है। तो आइए देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। व्हेन ए कॉर्ड, कॉर्ड मतलब रस्सी या स्ट्रिंग कुछ भी कह लीजिए, इज अटैच्ड टू ए बॉडी, जब भी कोई कॉर्ड किसी बॉडी से अटैच्ड हो, एंड पुल टॉट, टाइट कर दिया गया है उसको, द कॉर्ड पुल्स द बॉडी विद ए फोर्स कॉल्ड टेंशन फोर्स, बिकॉज द कॉर्ड इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ टेंशन। अब ये टेंशन फोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि रस्सी तन जाती है, टेंशन में आ जाती है, तो इसीलिए इसको टेंशन फोर्स कहा जाता है। आगे आइए, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। जैसे ये बॉडी अटैच है तो ये बॉडी की तरफ नहीं है, बॉडी से दूर होता है इसका डायरेक्शन, अवे, पुलिंग फोर्स है, खींचता है। अगर धक्का देता तो बॉडी की तरफ फोर्स होता, ये चूंकि खींचने वाला फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, इसलिए इसका डायरेक्शन हमेशा होगा अवे फ्रॉम द बॉडी। और जो रस्सी होगी उसी के पैरेलल होगा, उसी के अलांग होगा, यही लिखा गया है, एंड अलांग आर टेंजेंशियल टू द कॉर्ड। तो दोस्तों टेंशन की डेफिनेशन हम समझा दिए आपको, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए। टेंशन में कुछ और बातें हैं जो हमको बताना है, तो तब तक इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आइए टेंशन में हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी, ये पुलिंग फोर्स है, बॉडी को खींचेगा। जो बॉडी इससे अटैच रहेंगी, अगर रस्सी तनी हुई है तो बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा। आइए पहला एग्जाम्पल देखिए, यहां ध्यान से देखिए। एक ब्लॉक था और ये एक हाथ था, हाथ ने रस्सी को खींचा, रस्सी टाइट हो गई। तो जिस फोर्स से ब्लॉक को रस्सी खींचेगा उसी को टेंशन फोर्स कहते हैं। चूंकि रस्सी टाइट है, दोनों बॉडीज अटैच है। देखिए रस्सी से कौन कौन सी बॉडी अटैच है, रस्सी से हाथ अटैच है और ब्लॉक अटैच है, और रस्सी टाइट है, तो दोनों को टेंशन फोर्स अपनी तरफ खींचेगा, पुलिंग फोर्स, हाथ को भी खींचेगा और ब्लॉक को भी खींचेगा। मैं आपको टेंशन के डायरेक्शन को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो टेंशन हमेशा जो बॉडी जिससे अटैच होंगी और रस्सी टाइट होगी, तो दोनों बॉडीज को ये अपनी तरफ खींचेगा, पुलिंग फोर्स से। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये और ये बॉडी अटैच है रस्सी से, रस्सी टाइट है, तो देखिए रस्सी जो है टेंशन के जरिए दोनों बॉडीज को खींच रही है। वही काम यहां पर भी हो रहा है। ये आपका एक बॉडी, ये ब्लॉक है, एक बॉडी हाथ है, रस्सी टाइट है, तो रस्सी क्या कर रही है, दोनों बॉडीज को अपनी तरफ खींच रही है।
तो ये टेंशन फोर्स का डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा रस्सी के अलॉन्ग होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बॉडी से अवे होता है, देखो ये बॉडी है इससे अवे, ये बॉडी है इससे अवे, ये पुलिंग फोर्स है। टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये आपको फोर्स वाले वीडियो में बता चुके हैं। आगे देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन मासलेस स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर। ये एक आइडियल कंसेप्ट है, कोई भी रस्सी मासलेस नहीं होती, कोई भी स्ट्रिंग मासलेस नहीं होती है, लेकिन जो हम मैकेनिक्स में सवाल लगाते हैं ज़्यादातर स्ट्रिंग में हम उसको मासलेस मानते हैं। तो अगर मासलेस स्ट्रिंग है जिसके पास कोई मास नहीं है, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर हम टेंशन सेम लेंगे, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ स्ट्रिंग हैज सम मास देन टेंशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर स्ट्रिंग ऐसा उसका मास गिवन है तो हर पॉइंट पे स्ट्रिंग के टेंशन हम अलग अलग लेंगे, अलग अलग होगा। अब जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ये व्हेनेवर ए स्ट्रिंग इज कट टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम जीरो इमीडिएटली। जब भी कभी रस्सी को काट दिया जाएगा, मतलब ये रस्सी टाइट है और रस्सी को काट दिया गया, तो उसमें टेंशन इमीडिएटली जीरो हो जाएगा। तो बच्चों, टेंशन के बारे में इतना ही हमको समझाना था। उम्मीद करते हैं आप एकदम क्लियर कर चुके हैं। अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स की। अब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आइए स्प्रिंग फोर्स की चर्चा आपसे करते हैं। स्प्रिंग फोर्स, जब मैकेनिक्स में हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो कई जगहों पे स्ट्रिंग ब्लॉक से अटैच होती है, कभी पुली से अटैच होती है, तमाम जगह काम आता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए ध्यान से, यहां पे एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L है और रिलैक्स्ड स्टेट में है। रिलैक्स्ड स्टेट का मतलब है ना स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ना स्प्रिंग इलांगेटेड है, ना दबी है और ना खिंची हुई है, नॉर्मल अपने नेचुरल लेंथ में है। तो इस सिचुएशन में स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा। एफएस मतलब स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा। अब यहां पे देखिए, स्प्रिंग को खींच दिया गया, आगे स्ट्रेच कर दिया गया। कितनी दूरी से खींचा गया? x डिस्टेंस से। तो हमने x डिस्टेंस से खींचा, तो स्प्रिंग की चाहत क्या होगी? स्प्रिंग चाहेगी कि वो अपने नेचुरल कंडीशन में वापिस आ जाए। जब भी किसी स्प्रिंग को आप खींच देंगे तो उसकी चाहत होगी कि अपने नेचुरल कंडीशन में वापस आ जाए। तो वापस आने के लिए स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी। देखिए, जिधर आपने खींचा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी नेचुरल कंडीशन में आने के लिए। तो यही स्प्रिंग फोर्स होता है। तो स्प्रिंग फोर्स जो है ये आपका जितना खींचा है आपने उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। स्प्रिंग फोर्स होगा kx। अभी हम आपको बताएंगे k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, x है कितना आपने खींच दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, जिधर आप खींचेंगे उसके खिलाफ ही स्प्रिंग फोर्स लगेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और स्प्रिंग फोर्स वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये मैग्नीट्यूड में मैंने लिखा है, स्प्रिंग फोर्स होगा कितना? kx। और ये एक वेरिएबल फोर्स है, जितना ज्यादा आप खींचेंगे देखिए स्प्रिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा होगा। अभी जो मैंने वेट बताया था, टेंशन बताया था, वो सब कांस्टेंट फोर्स थे। क्योंकि ये x पे डिपेंड करता है तो ये एक वेरिएबल फोर्स है। आगे देखिए, इस केस में क्या किया गया? स्प्रिंग को दबा दिया गया है, कंप्रेस कर दिया गया। तो यही इसीलिए लिखा हुआ है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कंप्रेस्ड स्टेट। अब जब स्प्रिंग को हमने दबाया है, कितना कंप्रेस किया है? x। तो जब हम किसी स्प्रिंग को दबा देंगे तो स्प्रिंग की चाहत क्या होगी? स्प्रिंग चाहेगी कि हम खुल जाएं, अपने नेचुरल कंडीशन में आ जाएं। उसके लिए वो फोर्स लगाएगी Fs, स्प्रिंग फोर्स। और यहां पर भी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी kx, जहां पर x क्या है? कंप्रेशन। तो चाहे x कंप्रेशन हो चाहे x इलांगेशन हो, दोनों परिस्थितियों में स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला वही लगता है, k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। वो अभी हम बाद में चर्चा में लाएंगे। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात नोटिस करिए, जो स्ट्रेचिंग हो रही है या कंप्रेशन हो रहा है स्प्रिंग का, उसी के अपोजिट लगता है स्प्रिंग फोर्स। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, x और Fs। अब आगे देखिए, जो चीज हम समझा दिए हैं उसी को लिख के बताया गया है। द स्प्रिंग फोर्स Fs इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। देखिए, चेंज इन लेंथ का है, लेंथ नहीं का है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम इलांगेशन कह सकते हैं। इस केस में क्या हुआ? इलांगेट हुई स्प्रिंग, तो इसमें इलांगेशन के। इस केस में क्या हुआ? कंप्रेस हुई है, तो इस केस में x को क्या कहेंगे? कंप्रेशन। तो x का 3 नाम है, चेंज इन लेंथ, इलांगेशन या कंप्रेशन, उसको हम x कहते हैं। फ्रॉम द रिलैक्स्ड, नेचुरल लेंथ से कितना खींचा है या कितना दबा है, वही x होता है। अब आगे देखिए, द स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय Fs इज इक्वल टू kx। यहां पे देखिए, ये आपका स्केलर फॉर्म में लिखा है और ये आपका वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसीलिए यहां पे माइनस साइन अपेयर हो गया है।
माइनस साइन का मतलब है ये जो आपका एक्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और स्प्रिंग फोर्स वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि हम पहले ही आपको बता दिए। तो जब स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में तो कंपलसरी है कि आप माइनस लगाएंगे। वो इस बात को बताएगा कि जो एक्स वेक्टर है और एफ एस वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है हमेशा। वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज द इलांगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। आगे देखिए, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा स्प्रिंग फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो दोस्तों आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आइए स्प्रिंग में हम आगे डिस्कस करते हैं। यहां पे हम कुछ सिचुएशंस दिखाते हैं जिसमें स्प्रिंग को दबाया जा रहा है या खींचा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला सिचुएशन देखिए। यहां पे जो भी डायग्राम दिखाया गया है, पहले स्प्रिंग नेचुरल कंडीशन में थी। अब क्या किया गया है, इस ब्लॉक को एक्स खींचा गया है और इस ब्लॉक को एक्स इधर डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो क्या स्प्रिंग में कोई खिंचाव आएगा? नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है। जितना ये लेफ्ट में चला है उतना ही ये भी लेफ्ट में चल दिया है। तो स्प्रिंग की जितनी नेचुरल कंडीशन थी उतनी ही रहेगी। तो कोई भी इलांगेशन या कोई भी कंप्रेशन नहीं होगा। यहां पे देखिए वही काम यहां किया गया। इस ब्लॉक को आगे बढ़ाया गया है और इस ब्लॉक को उसके पीछे खिसकाया गया है, दोनों ही सेम डिस्टेंस एक्स से। तो इसमें भी कोई इलांगेशन नहीं होगा। तो वही पूछा है, इसमें टेबल बनाना है, इलांगेशन और कंप्रेशन बताना है। तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि इन दोनों केसेस में कोई भी इलांगेशन नहीं हो रहा। जितना ये खींच रहा है उतने ही ये बराबर कर दे रहा है, नेचुरल लेंथ मेंटेन कर दे रहा है, इसीलिए कोई भी इलांगेशन नहीं होगा। अगला केस देखिए, यहां पे भी पहले स्प्रिंग नेचुरल कंडीशन में थी। अब क्या हो रहा है, इस स्प्रिंग को इधर दबाया गया, इस स्प्रिंग को इधर दबाया गया। इसके वजह से स्प्रिंग कितना दब रही है, x1। इसके वजह से स्प्रिंग कितना दब रही है, x2। तो नेट स्प्रिंग कितना दब रही है, x1 प्लस x2। यहां देखिए इसी का उल्टा केस है। पहले नेचुरल कंडीशन में थी, इसको खींचा गया है इधर और इस एंड को इधर खींचा गया है, अलग अलग डायरेक्शन में खींचा गया है। इसके वजह से स्प्रिंग में कितना इलांगेशन होगा, x1। इसके वजह से स्प्रिंग में कितना इलांगेशन होगा, x2। तो नेट इलांगेशन कितना होगा, x1 प्लस x2। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नेट इलांगेशन होगा x1 प्लस x2। अगला एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में देखिए, पहले स्प्रिंग जो है नेचुरल कंडीशन में थी सारे केसेस में। अब इसको x1 धक्का दिया गया है, तो इससे क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। और इसको x2 धक्का दिया गया, इससे क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा उसी के हिसाब से आएगा। मान लीजिए इलांगेशन ज्यादा है और कंप्रेशन कम है, तो नेट क्या आ जाएगा, इलांगेशन। अगर मान लीजिए इलांगेशन कम है, कंप्रेशन ज्यादा है, तो नेट क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। और कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मैं यहां पे लिख के समझा देता हूं। x1 डिफरेंस x2, यानी x1 और x2 में से जो बड़ा होगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे, उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उतना ही कंप्रेशन या इलांगेशन होगा। वही काम यहां है। ये जो है इलांगेट कर रहा है और ये उसको कंप्रेस कर रहा है। तो अगर ये ज्यादा है, x2 ज्यादा है, तो इलांगेशन आ जाएगा नेट। अगर x1 ज्यादा है तो कंप्रेशन आ जाएगा। कितना आएगा, दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो इस बात को ध्यान में रखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कितना इलांगेशन लें, कितना कंप्रेशन लें। इस केस में कोई कंप्रेशन नहीं, कोई इलांगेशन नहीं। इस केस में कंप्रेशन भी x1 प्लस x2 होगा और इलांगेशन भी x1 प्लस 2 होगा। इन दोनों केसेस में जो दोनों का डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड होगा कंप्रेशन या इलांगेशन। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब आइए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम पे ले चलते हैं आपको। आइए दिखाते हैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। जब भी फिजिक्स में हम कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं, सारे फोर्सेस को हम एरो से दिखा दें तो वो एक डायग्राम बन के आएगा। उसी को कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ लोग इसको फोर्स बॉडी डायग्राम भी कहते हैं। ज्यादा अच्छा नाम तो फोर्स बॉडी डायग्राम ही है, लेकिन चूंकि कई किताबों में लिखा रहता है फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम भी वही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम सिस्टम मान लें, तो उसमें जितने भी फोर्सेस लगते हैं, ध्यान रखिएगा हम खाली फोर्स की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी और इस सब चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, खाली फोर्स की बात कर रहे हैं। तो जितने भी फोर्सेस लगेंगे सबको एरो से दिखाना, ये कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम, उस ऑब्जेक्ट का या उस सिस्टम का। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है बेटा कि जब हम सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे दिखा देते हैं तो प्रॉब्लम विजुअलाइज करने में काफ़ी आसान हो जाता है और इजीली लग जाता है। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा बता दें आपको। फ्री बॉडी डायग्राम इज ए डायग्राम यूज्ड टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन सिचुएशन। ये हम समझा चुके हैं। दूसरी बात ये बताया गया कि फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते क्यों हैं। Free body diagrams are used to visualize the forces and their effects applied to a body and to calculate the resulting effects in many types of mechanics problems. अब आइए हम डायग्राम के जरिए जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है, अब इसमें मान लीजिए दो फोर्स लग रहे हैं, तो हमने दिखा दिया है डायग्राम में, तो हमारे दिमाग में पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, तो सवाल लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे ये बॉडी ले लीजिए, इस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, हमने इसको दिखा दिया है, तो हमने तीनों फोर्सेस को एरो से दिखा दिया है, तो विजुअलाइज करने में काफ़ी सुविधा होती है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेंगे ताकि हम फ्री बॉडी डायग्राम आपको अच्छे से समझा सकें। अब बच्चों आइए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आपसे। वो देखिए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये पहला केस है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। एक ब्लॉक है और जमीन पे रखा हुआ है जिसका मास m है। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो जब भी हमसे कहा जाए कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो पहले उसको हम जमीन से अलग करेंगे। जिस बॉडी का, जिस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमसे कहा जाएगा, उसको बाकी चीजों से अलग कर देंगे। देखिए मैं यहां अलग करके दिखा रहा हूं। देखिए इसको मैंने जानबूझ के ऊपर उठा दिया, अलग करके दिखाया गया। तो ये हमारा सिस्टम है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये आपका ब्लॉक सिस्टम है। आपको जमीन से नहीं मतलब, खाली इस ब्लॉक से मतलब। अब इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लगते हैं, सारे फोर्सेस को अगर हम दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। अब देखिए पहला चीज तो यह है, इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जमीन हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो अभी हमने बताया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों दिखाते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो mg यानी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब चूंकि ये जो ब्लॉक था ये जमीन के कांटेक्ट में था, तो जमीन के कांटेक्ट में होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो ये जमीन जो है ब्लॉक को धक्का देगा ऊपर की तरफ n फोर्स से, उसी को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और बदले में ब्लॉक भी जमीन को धक्का देगा n फोर्स से। लेकिन जमीन का फ्री बॉडी डायग्राम हमको दिखाना नहीं है, इसलिए हम वो वाला फोर्स, इसका जो n का एक पेयर होता है, वो हम यहाँ दिखा नहीं रहे। हमको खाली इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए। तो इस ब्लॉक पे नेट 2 फोर्स लग रहे हैं, एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स आपको दूसरा सवाल दिखाते हैं। यहां पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। यहां पे 2 ब्लॉक है जो कि सटा के जमीन पे रखे हुए हैं। दोनों ब्लॉक के बीच में भी कांटेक्ट है और जमीन के ऊपर रखे हुए हैं। अब इन दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अब इन दोनों ब्लॉक्स को हम सिस्टम मान लेंगे और इनका फ्री बॉडी डायग्राम हम जमीन से अलग करके बनाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया गया। अब एक एक बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले ब्लॉक का मास है m1, तो इसका वेट आएगा m1g। ग्राउंड इसको m1g फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, और चूंकि ये ग्राउंड के कांटेक्ट में रखा हुआ था, तो ये ग्राउंड इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन। बदले में ये भी ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। लेकिन चूंकि हमारा सिस्टम जो है ये केवल दोनों ब्लॉक्स हैं, ग्राउंड का हम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने समझाया। अब इसका आइए, अब इस ब्लॉक को देखिए, इसका मास है m2, तो ग्राउंड अपने सेंटर की तरफ m2g फोर्स से खींचेगी इस ब्लॉक को, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g। और चूंकि ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, तो ग्राउंड पुश करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी n2। यहाँ पे n1 n2 अलग अलग लिया गया क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, तो दोनों का नॉर्मल रिएक्शन भी अलग अलग होगा। अब चूंकि ये दोनों ब्लॉक सटा के रखे हुए हैं, कॉन्टेक्ट बना के रखे हुए हैं, जब भी कॉन्टेक्ट रहता है तो दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का पेयर आता है, एक दूसरे को पुश करने वाले फोर्सेस। तो इस केस में चूंकि कॉन्टेक्ट बना के रखे हुए, तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे को पुश करेंगे सेम फोर्स से, उसी को नॉर्मल रिएक्शन का पेयर कहा जाता है। जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ।
तो चूंकि ये ब्लॉक्स कांटेक्ट बना के रखे हुए थे तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे को पुश करेंगे एक फोर्स से, और वही फोर्स कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन। और चूंकि ये पेयर में एग्जिस्ट करेगा तो ये वाला इसको पुश कर रहा है, ये वाला इसको पुश कर रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? इस ब्लॉक ने लगाया, M2 ने। ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? ये M1 ब्लॉक ने लगाया, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 3 सिंबल आ गया है, N1, N और N2। तो अब इस केस में दोनों ब्लॉक पे जितने फोर्सेस सब लग रहे थे मैंने सब दिखा दिया। तो इसी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो अभी हम ये बेसिक लेवल पे सिखा रहे हैं। हमारा अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम तमाम प्रॉब्लम्स करेंगे, तो हम डायरेक्टली इसको बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको पूरी तरीके समझ में आ जाएगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको अगला प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां पे 3 ब्लॉक हैं जो जमीन पे रखे हुए हैं, तीनों का मास अलग अलग है, और एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है, M1 ब्लॉक पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स F। तो अब इन तीनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना कि तीनों पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो आइए हम आपको यहां पे बना के दिखाते हैं। देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम। पहले हम इस ब्लॉक को ले लें। तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ध्यान से देखिएगा। एक M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में जमीन खींच रही है अपने सेंटर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन N1 अपवर्ड डायरेक्शन में जमीन ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया ब्लॉक, और एक फोर्स लग रहा था डायरेक्ट जो M1 पे लग रहा है। ये F जो है M2 पे नहीं लग रहा है, M3 पे नहीं लग रहा है डायरेक्टली, ये F डायरेक्टली M1 पे लग रहा है, तो वहां दिखाया गया है। अब इस ब्लॉक को देखिए, इसका वेट M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो जमीन खींच रही है अपनी सेंटर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन जमीन जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है N2। अब इस ब्लॉक पे आइए, M3G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, N3 अपवर्ड डायरेक्शन में जो ग्राउंड लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब ये दोनों ब्लॉक चूंकि सटा के रखे हुए यहां देखिए, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, पेयर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे दिखाया गया N4 N4, ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को N4 फोर्स से पुश करेंगे, धक्का देंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। वही हाल यहां है, चूंकि M2 और M3 ब्लॉक भी एक दूसरे से सटा के रखे हुए हैं, तो इनके बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन का पेयर आ जाएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और एक दूसरे को पुश करेंगे। इस ब्लॉक को ये पुश करेगा, इस ब्लॉक को ये पुश करेगा, इस ब्लॉक को ये पुश करेगा, इस ब्लॉक को ये पुश करेगा। तो ये दिखाया गया है पूरा फ्री बॉडी डायग्राम तीनों ब्लॉक्स का। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कोई आसमानी चीज नहीं है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है कि ना समझ में आए। किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको दिखा दीजिए तो फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा उसका। ग्राउंड पे हमने कोई भी फोर्स नहीं दिखाया क्योंकि उसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बनाना नहीं है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। अब दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। गौर से देखिए, यहां पे गौर से देखिए, यहां पे 3 ब्लॉक है, रस्सी से अटैच्ड हैं, स्ट्रिंग से अटैच्ड है और फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। फोर्स डायरेक्टली किस पे लग रहा है? M3 ब्लॉक पे। तो इस फोर्स के जरिए ये तीनों ब्लॉक को खींचा जा रहा है। अब इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। आइए देखिए, काफी आसान है, कोई विशेष बात नहीं है। पहले ब्लॉक को ले लें। पहले ब्लॉक का वेट M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है और अर्थ इसी ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रही है N1। यहां पे आइए, वेट M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। इस ब्लॉक को देखिए, वेट M3G डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अर्थ के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में N3। इन दोनों ब्लॉक को देखिए, ये दोनों ब्लॉक सटा के नहीं रखे हुए, रस्सी के जरिए अटैच्ड है और रस्सी टाइट है, इस फोर्स से खींचा जा रहा है। तो जब रस्सी टाइट है, अभी बताया था रस्सी से जो बॉडी अटैच होगी उसको पुल करेगी, तो टेंशन फोर्स पुलिंग फोर्स होता है, यहां टेंशन फोर्स वजूद में आ जाएगा। तो देखिए इस रस्सी से कौन कौन अटैच है? ये और ये अटैच है, तो इन दोनों को रस्सी अपनी तरफ खींचेगी। तो देखिए ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को खींच रहे हैं T1 और T1 फोर्स से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जिस फोर्स से रस्सी इसको खींचेगी उसी फोर्स से रस्सी इसको खींचेगी। अगर रस्सी 2 ब्लॉक से अटैच्ड है और रस्सी टाइट है तो उसमें टेंशन फोर्स आ जाए और टेंशन के जरिए रस्सी जो है पुल करेगी दोनों बॉडीज को, दोनों ब्लॉक्स को। तो यहाँ पुलिंग फोर्स दिखाया गया। देखो ये ब्लॉक भी पुल हो रहा है, ये ब्लॉक भी पुल हो रहा है।
और ये दोनों ब्लॉक भी रस्सी से अटैच्ड है, तो यहाँ पर भी पुलिंग फोर्स दिखाया गया है। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, T2 लिया गया, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, T1 लिया गया। और जो F फोर्स है M3 ब्लॉक पे डायरेक्टली लग रहा है, तो उसको हम यहाँ दिखा देंगे। तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 4। इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 4। तो सारे फोर्सेस को दर्शाना कहलाता है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। कोई भी फोर्स भूल जाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम गलत हो जाएगा, तो हमको कुछ भी भूलना नहीं है। तो दोस्तों इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब फ्रेंड्स हम आपको अगला एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। तो ये जो छोटा वाला ब्लॉक है M, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इस इंक्लाइंड प्लेन का नहीं बनाना है मुझे छोटे वाले ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। काफी सिंपल है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो देखिए इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है उस ब्लॉक को, और ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस पे रखा हुआ है। तो इंक्लाइंड प्लेन जो है अपने सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस पे, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहे। तो इस ब्लॉक पे यही दो फोर्स लग रहे हैं। अब यहाँ पे सीधे सीधे फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, देखिए एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक ऐसे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो यहाँ पे जो दो फोर्सेस दिखाए गए हैं उनको हम ब्रेक करेंगे वेक्टर रेजोल्यूशन के सहारे से। तो या तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करेंगे, या तो प्लेन के अलांग और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जब ब्लॉक को छोड़ दिया जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आएगा, सरकेगा वो। तो देखिए चूंकि ब्लॉक का जो मोशन होगा इंक्लाइंड प्लेन में, ऐसे ही प्लेन के सरफेस के अलांग होगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करेंगे प्लेन के सरफेस के पैरेलल और प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हमारा सवाल काफी आसान हो जाएगा। आइए देखिए, इन्हीं को हम तोड़ के दिखाए हुए हैं। देखिए ये प्लेन के सरफेस के पैरेलल और प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है ही है, अब तोड़ना किसको है? mg को तोड़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको जरा हम आगे बढ़ा लें तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है। देखिए तो ये जो mg है इसका हम दो कंपोनेंट करेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन आप जानते होंगे। तो जिधर थीटा होता उधर क्या आता है? mg cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता उधर क्या आता है? mg sin थीटा। तो ये जो mg है लाल वाला, इसको हटा दें तो ये दो फोर्सेस उसकी जगह पे हम दिखा सकते हैं। अब दोस्तों इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हमें याद क्या रखना है मैं उसको आपको समझा देता हूं। तो इस प्रॉब्लम में जो नॉर्मल रिएक्शन और वेट है उसको जब हमने इसके अलांग और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक किया, तो जो आपका इंक्लाइंड प्लेन था उसके सरफेस के अलांग कितना फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। और जो ये सरफेस था इसके परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है? mg cos थीटा। इस चीज को हमें याद करके रखना है। कई बार ये मैकेनिक्स में हमारे सामने आएगा, तो अगर हमें याद है तो हमारा सवाल बहुत क्विकली लगेगा, आसानी से लगेगा। आइए देखिए याद क्या करना है। याद ये डायग्राम करना है बस। अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई मास रखा है तो उस पे दो फोर्सेस ये लगेंगे, mg और नॉर्मल रिएक्शन। mg कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है? इंक्लाइंड प्लेन लगा रहा है। तो इसकी जगह पे हम ऐसा डायग्राम यूज करेंगे। ऐसा यूज करेंगे तो हमें सवाल लगाना काफी आसान हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन के अलांग आएगा mg sin थीटा। तो इनफैक्ट जो ये ब्लॉक है इसको चलाने वाला फोर्स कौन है? ड्राइविंग फोर्स है mg sin थीटा। ये दोनों फोर्सेस इस ब्लॉक को नहीं चला रहे हैं, चलाने वाला फोर्स mg sin थीटा है, क्योंकि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में तो चलेगा नहीं। तो n बराबर mg cos थीटा हो जाएगा, और इस ब्लॉक को चलाने वाला फोर्स जो होगा वो mg sin थीटा। इसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं df। ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। और थीटा क्या है? जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो इस डायग्राम को याद रखेंगे आप। तो बच्चों मैंने फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक चीज आपको क्लियर कर दिया। अब हमने अभी तक 3 वीडियोज अपलोड किए हैं इसको लेके। पहला वीडियोज था फोर्सेस का, दूसरा वीडियोज था
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, और तीसरा वीडियो ये है। अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स बहुत कम किए हैं। अब जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है उसमें कम से कम हम 30 न्यूमेरिकल करेंगे, 30 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इन्हीं कंसेप्ट पे आधारित। तो अगर आप वीडियो खाली ये वाला देख रहे हैं, इसके पहले वाला नहीं देखें, तो तीनों वीडियो देख लीजिए, तो आपका कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद जितना हम पढ़ा चुके हैं 3 लेक्चर्स पे, उस पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में।